दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य जीएस यानी जीके का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 26। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए इतिहास से रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो सही उत्तर है शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। दोस्तों शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और संरक्षक और शिक्षक दादा कोरदेव का पड़ा था। इनके गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसका जो 9वां मंडल है, देखिए ऋग्वेद का 9वां मंडल जिसमें कुल 114 सूक्त हैं, ये सभी सोम देवता को समर्पित है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जानते हैं सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है बुक्स है और इनमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है, यानी इसमें एक सुमेलित है और अन्य 3 विकल्प सही सुमेलित नहीं है। उनकी पहचान करना है आपको और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला है शमसे सिराज अफीफ तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जियाउद्दीन बरनी तारीख़ मोहम्मदी, अमीर खुसरो तबकात नासिरी और इब्न बतूता फतवाए जहांदरी। तो इसमें से सही सुमेलित है ऑप्शन ए, शमसे सिराज अफीफ की रचना है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसके अलावा दोस्तों फतवाए जहांदरी ये जियाउद्दीन बरनी की रचना है और किरान उन सादेन आशिक और तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। इसके अलावा रहला जो है इब्न बतूता की रहला है, फतवाए जहांदरी नहीं, क्योंकि फतवाए जहांदरी जियाउद्दीन बरनी की रचना है। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो सही उत्तर है मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। दोस्तों दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे और सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा किस सन में 1582 में दीन ए इलाही या दैवी एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया था और अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों बुद्ध किस वंश यानी क्लैन से संबंधित थे। तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। सही उत्तर है शाक्य। दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक शाक्य मुखिया शुद्धोधन के घर पर हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी। ऑप्शन है कर्जन, रिपन, मेयो या मिंटो। तो सही उत्तर है लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड मेयो। इसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी और मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी का प्रतिपादन किया था। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी द्वारा निकास सिद्धांत या बहिर्गमन धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। उन्होंने अपने लेख और पुस्तकों जैसे इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से ये निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी या अशफाक उल्ला खां? तो सही उत्तर है सूर्यसेन। दोस्तों सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां ये सभी क्रांतिकारी काकोरी कांड से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल थे। तो चर्चिल का जो शासनकाल था वो 1940 से 45 तक था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आपको बताना है। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप, ऑप्शन है आपके माजुली द्वीप, गुंडू द्वीप, दीव द्वीप या दीवर द्वीप। तो सही उत्तर आप जानते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो असम में स्थित है। इसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। तो माजुली द्वीप दोस्तों, इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और ये भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है कि सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? तो सही उत्तर है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। और आप जानते हैं सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे विशाल उष्ण मरुस्थल है। इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, इसके अलावा सूडान और ट्यूनीसिया देशों में है और ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम क्या है? आपको बताना है। सही उत्तर है सागरमाथा। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8048.86 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है क्या? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदरवन कहा जाता है और सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण जो बंगाल में स्थित गंगा का डेल्टा है उसको सुंदरवन कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है दोस्तों, नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो आप जानते हैं ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, जो कि दुग्ध का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए इस आधार पर इसे व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि से ही रिलेटेड है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो ऑप्शन देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ऑप्शन में नॉर्मन ई बोरलाग और एम.एस. स्वामीनाथन भी हैं। तो सही उत्तर, विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और इनको 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत में अगर जो हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था? ऑप्शन है आपके जर्मनी, यूएसए, फ्रांस और कनाडा। तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांस ने वस्तु और सेवा कर को सबसे पहले 1954 में लागू किया था। तो फ्रांस वस्तु और सेवा कर लागू करने वाला पहला देश था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुल और बियर शब्द ये जो है किसमें उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, टोल टैक्स, चुंगी कर, ओवरड्राफ्ट या शेयर बाजार। तो सही उत्तर है बुल और बियर शब्द दोस्तों शेयर बाजार में प्रयोग किए जाते हैं। बुल का अर्थ होता है शेयरों के भाव में तेजी की प्रत्याशा करने वाला और बियर का तात्पर्य होता है शेयर के भाव में मंदी की प्रत्याशा करने वाला। तो बुल और बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको शॉर्ट में हम एनडीसी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर है 1952 और डेट है 6 अगस्त। दोस्तों, योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो निर्माण के लिए संविधान सभा गठित की गई थी, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था और बाद में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यदि सीधे सीधे प्रश्न आए भारतीय संविधान की आत्मा, तो ये प्रस्तावना हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है, तो वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से ही है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो 35 वर्ष है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 58 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए वही व्यक्ति एलिजिबल होगा जिसने न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली। तो जरूरी दो चीज़ें और जानना जरूरी हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्यता के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के निर्वाचित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो सही उत्तर है नरगिस दत्त। दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? तो सही उत्तर है लोकसभा को। दोस्तों, लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना है और लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा को पेश करती है। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से है, वाहन चालन के लिए पश्य दृश्य दर्पण क्या होता है? यानी जो साइड मिरर होता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तल दर्पण। देखिए, वाहन चालन के लिए पश्य दृश्य दर्पण या साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अधिक होता है, जिससे वाहन चालक इस प्रकार के दर्पण से काफ़ी बड़े क्षेत्र को देख पाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है इसको संक्षारण या क्षरण कहते हैं, लोहे पर जंग लगने को। दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है और ऐसा वायुमंडल में उपस्थित नमी और जल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो उत्तर है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, ताप नाभिकीय संलयन। दोस्तों, हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम के विस्फोट से हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक संलयन अभिक्रिया करके अपार ऊर्जा मुक्त करते हैं और हीलियम यानी भारी नाभिक में बदलते हैं। तो हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग या बीमारी होती है?
तो उत्तर है स्कर्वी। देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये जल में विलेय विटामिन है और नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला आदि फलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे आनुवांशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स की संज्ञा दी जाती है? डार्विन, मेंडल, लैमार्क या डिब्रीज? तो सही उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकता या वंशांगत के मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवांशिकी की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दो कथन दिए गए हैं। इसमें आपको दिए गए कथनों को सत्य मानकर, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, उत्तर देना है। देखिए, कथन है कि जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है। दूसरा कथन है कि उसे वेतन मिलता है। तो जेम्स एक तो फैक्ट्री में काम करता है और उसे वेतन मिलता है। इसके आधार पर 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, जेम्स फैक्ट्री में काम करता है, उसे वेतन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है। तो और इन कथनों से ये स्पष्ट नहीं है कि जेम्स को अपना काम और वेतन पसंद है, या ये भी स्पष्ट नहीं है कि जेम्स को फैक्ट्री में काम करना पसंद है। तो इस हिसाब से अगर जो देखा जाए दोस्तों, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है। देखिए, जेम्स को अपना काम और अपना वेतन पसंद है, ये जरूरी नहीं है। जेम्स को अपना वेतन पसंद है, ये भी जरूरी नहीं है। जेम्स फैक्ट्री में काम करना पसंद करता है, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है, ये आपका सही है, क्योंकि जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है, उसे वेतन मिलता है। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। कथन है सभी शिक्षक जो हैं चित्रकार हैं, और दूसरा कथन है कि कुछ चित्रकार अमीर हैं। तो इन कथनों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि सभी चित्रकार शिक्षक हैं, ये जरूरी नहीं है, और कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ से क्या होता है कि सभी चित्रकार शिक्षक हैं तथा कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं, दोनों ही असत्य हैं। इसलिए न तो निष्कर्ष 1 निकलता है, न ही 2 निकलता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2। अगला प्रश्न करंट अफेयर से आ गया है दोस्तों। करंट अफेयर से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इस परीक्षा में, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जून 2021 में किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं दोस्तों न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने 2 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, और इन्होंने न्यायमूर्ति HL दत्तू का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में विश्व की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कब से लोकप्रिय ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो ये 15 जून 2022। दोस्तों, 15 जून 2022 से इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की गई है, और ये 16 अगस्त 1995 को रिलीज हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन महिला तलवारबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज यानी फेंसर बनी है? तो ये हैं दोस्तों CA भवानी देवी। दोस्तों, तमिलनाडु की महिला तलवारबाज CA भवानी देवी ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 जुलाई 2021 को ब्राजील में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर है 10 जुलाई 2021 को ब्राजील में संपन्न कोपा अमेरिका 2021 का जो खिताब है अर्जेंटीना ने जीता है। इसने ब्राजील को 1-0 से पराजित करके ये कोपा अमेरिका कप 15वीं बार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करंट अफेयर से ही है। मई 2021 में अमेरिका के किस प्रांत में विवादास्पद हार्ट बीट विधेयक यानी हार्ट बीट विधेयक पारित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका के ये देखिए, अमेरिका के कहाँ पर?
तो सही उत्तर है हार्ट बीट विधेयक जो है ये आपका टेक्सास प्रांत में पारित किया गया है। टेक्सास में हार्ट बीट विधेयक आपका पारित किया गया है दोस्तों। और दोस्तों देखा जाए तो मई 2021 में अमेरिका के टेक्सास प्रांत में विवादास्पद हार्ट बीट विधेयक पास किया गया है। ये विधेयक 1 सितंबर 2021 से प्रभावी होगा और ये विधेयक किसी भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधि का पता लगाने के बाद गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस तिथि से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग अनिवार्य रूप से लागू कर दी है? तो ये तिथि है 15 जून 2021 से। 15 जून 2021 से केंद्र सरकार द्वारा सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो उत्तर है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है जुलाई 2021 में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी पीसीवी का उद्घाटन किया। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों न्यूमोसिल। देखिए, केंद्रीय मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का उद्घाटन किया। इसका नाम न्यूमोसिल है और इस वैक्सीन का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे भागीदारों के सहयोग से किया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन का निर्णय लिया है? तो ये गृह मंत्री की अध्यक्षता में। उत्तर है गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए जो अन्य गतिविधियां हैं उनकी देखरेख करेगी। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में किस राज्य के तट पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध युवा लेखक चेतन भगत हैं और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। देखिए ये जो है दोस्तों इसके अलावा वन नाइट एट कॉल सेंटर, ये सब चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकें हैं। और देखिए रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आप सभी जानते होंगे। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो उत्तर है यूरो। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को यूरो नाम दिया गया है और वर्तमान में यूरोपीय यूनियन के कुल 27 देशों में 19 देश यूरो मुद्रा को अपना चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में है। जीके का एक आसान सा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप थे। और दोस्तों देखा जाए तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था और ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? तो ये है 10 दिसंबर, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी और ये दिवस इसी उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों देखा जाए यहाँ पर तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पांडिचेरी। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है। पांडिचेरी कुछ जिले जो हैं पांडिचेरी और कराईकल, ये तमिलनाडु तट पर पूर्वी तट पर हैं। यनम आंध्र प्रदेश तट पर पूर्वी तट पर है, जबकि माहे जो है केरल में पश्चिमी तट पर स्थित है और ये पांडिचेरी के ही भाग हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य बियाहुला गिद्दा कहाँ किया जाता है? तो सही उत्तर है पंजाब में। पंजाब में दोस्तों बियाहुला गिद्दा किया जाता है, जो कि विवाह के समय किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के किस राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है? तो सही उत्तर है मधुबनी चित्रकला मुख्य रूप से दोस्तों बिहार में प्रचलित है और बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला अत्यधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके लखनऊ, आगरा, पटना और अमृतसर। तो सही उत्तर है बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों लखनऊ में स्थित है और इसका निर्माण लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया जाने वाला जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड जो 50 प्रश्नों का जीएस का सेट है, उसके लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।